हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। सीरीज अपनी जो विधि शास्त्र की जो सीरीज चल रही है, विधि शास्त्र की सीरीज चल रही है, उसकी आज 15वीं वीडियो है। ठीक है, और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें अधिपत्य यानी कब्जा। ठीक है, उसकी परिभाषा देखेंगे और उसके प्रकार देखेंगे। ठीक है, डिफाइन पोजीशन एंड इट्स काइंड। ठीक है, चलिए भूमिका एक तरह से देख लेते हैं। देखिए, अधिपत्य अर्थात कब्जा, अधिपत्य अर्थात कब्जा, इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। विधि शास्त्र में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, जितने भी सांप्रतिक अधिकार हम देखते हैं, सांप्रतिक अधिकारों में स्वामित्व के बाद कब्जे का ही महत्वपूर्ण स्थान आता है। ठीक है, पहले स्वामित्व, उसके बाद कब्जा। स्वामित्व के बाद कब्जे का ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, सांप्रतिक अधिकारों, संपत्ति संबंधित। ठीक है, अब मानव जीवन में भौतिक वस्तुओं पर कब्जा होना काफी आवश्यक है। ठीक है, और इसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है, क्योंकि देखो, जब तक ये डिफाइन नहीं हुआ कि कौन सी वस्तु किस व्यक्ति की, किस व्यक्ति किसका कब्जा है, तो ये जरूरी है मानव जीवन में शांति व्यवस्था बनाने के लिए और अपने एक दूसरे के जीवन यापन जीने के लिए। तो कब्जा मानव जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो ये तो कब्जा रहा। कब्जा क्या होता है यानी अधिपत्य क्या होता है, उसके संबंध में नॉर्मल सी बातें। ठीक है, हम परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी कई परिभाषाएं हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। सामंडर ने क्या कहा है अधिपत्य यानी कब्जे के बारे में? क्या कहा है उन्होंने? कहा है किसी वस्तु एवं व्यक्ति के बीच निरंतर एवं वास्तविक संबंध को कब्जा कहा है। उन्होंने क्या कहा है? व्यक्ति और वस्तु, इन दोनों के बीच लगातार, निरंतर, दोनों के बीच व्यक्ति किसी वस्तु का निरंतर उपयोग कर रहा है और वास्तविक रूप से उसके कब्जे में है, उससे वास्तविक संबंध है, तब उसको क्या कहेंगे? कब्जा। ये सामंड के अनुसार है। ठीक है, अब आंग्ला विधि के अनुसार कब्जे की 3 अवधारणाएं बताई गई हैं। कितनी अवधारणाएं? 3। तो उन तीनों अवधारणाओं को देख लेते हैं। तो आंग्ला विधि के अनुसार पहली जो अवधारणा है वो है व्यक्ति का कब्जा एवं भौतिक नियंत्रण दोनों हो सकता है। किसी वस्तु पर व्यक्ति का कब्जा भी हो सकता है, उस भौतिक नियंत्रण भी हो सकता है, किसी अन्य के थ्रू उसका नियंत्रण हो सकता है, उससे कब्जा का है आंग्ला विधि के अनुसार। ठीक है, अब यदि उसका केवल भौतिक नियंत्रण है, यदि उसका यानी केवल भौतिक नियंत्रण नहीं है, ठीक है, तो भौतिक नियंत्रण के बिना भी कब्जा हो सकता है। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष रूप से वस्तु उसके पास ना हो फिर भी उसको कब्जा कहा जाएगा। ठीक है, और यहाँ उसके कब्जे में ना हो, उसके कब्जे के बिना केवल उसका भौतिक नियंत्रण हो, उसका केवल भौतिक नियंत्रण हो, तब भी उस वस्तु पर उसका कब्जा माना जाएगा। ये आंग्ला विधि के अनुसार है। ठीक है, अब ये भौतिक नियंत्रण कैसे होता है या फिर कब्जा कैसे हो सकता है बिना, मतलब भौतिक नियंत्रण के बिना कब्जा कैसे होता है और कब्जे के बिना भौतिक नियंत्रण कैसा है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आंग्ला विधि के अनुसार है। ठीक है, अब इसके आवश्यक तत्व देख लेते हैं कब्जे के। कब्जा जो है उसके आवश्यक तत्व या अधिपत्य, इसके आवश्यक तत्व क्या है? इसके मुख्य रूप से 2 आवश्यक तत्व हैं, एक तो भौतिक तत्व, एक मानसिक तत्व। क्या है? भौतिक तत्व और मानसिक तत्व, यानी कॉर्पस पजेसिनिस, ठीक है, और एनिमियस पजिडेंडी। ठीक है, चलो, अब भौतिक तत्वों के अंतर्गत क्या आता है? ठीक है, जो इसके जो आवश्यक तत्व है उसमें पहला है भौतिक तत्व। इसके अंतर्गत क्या आता है उसको देख लेते हैं भौतिक रूप से। ठीक है, भौतिक रूप से यानी उस प्रत्यक्ष रूप से भौतिक तत्व, उसके भौतिक तत्व के इसका मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को छू सकता है, उसे छुपा सकता है, उसका यूज कर सकता है। ठीक है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं यानी भौतिक रूप से। ठीक है, उसे देख सकता है। ठीक है, तो बिना अन्य के हस्तक्षेप से उसका उपयोग वो कर सकता है, ये भौतिक तत्व के अंतर्गत आता है। यानी कोई इसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप ना हो, उसके अंतर्गत क्या आता है? वो उसका बिना किसी हस्तक्षेप के उसका उपयोग भी कर सकता है और वो कर सकता है, ये भौतिक तत्व के अंतर्गत आता है, ये कब्जा माना जाएगा। ठीक है, और कब्जे के लिए गोपनीयता बनाए रखा जा सकता है, यानी जरूरी है कि अगर किसी का किसी वस्तु पर कब्जा है तो शांति व्यवस्था बनी रहे, या फिर अन्य द्वारा किसी पर उसका एक तरह से अधिपत्य ना किया जाए, उसको वस्तु को छीना ना है। उसके लिए वो अगर चाहे कोई भी व्यक्ति उसकी गोपनीयता बनाए रख सकता है कब्जे के लिए। ठीक है, हाँ, सेकंड रह गया। सेकंड पॉइंट है कब्जे के लिए उपस्थिति मात्र जरूरी है।
भाई कोई भी वस्तु किसी कब्जे में हो तो उसकी उपस्थिति मात्र अगर वहां पे है, बेशक कोई व्यक्ति दुबला पतला, आप ऐसे कि दुबला पतला हो, ठीक है, तो अगर वह किसी जमीन पर खड़ा हुआ है और वो कह रहा है ये जमीन मेरी है, तो ये उसके लिए कब्जा मात्र इतना ही जरूरी है, ठीक है। मन में वस्तु को प्राप्त कर लेने की इच्छा, अगर किसी ने मन में सोच लिया कि ये वस्तु मेरी है, ठीक है, और ये मेरे पास रहेगी, ठीक है, और मैं इसका उपयोग वो करूंगा, ये सोच लिया, तब भी कब्जे के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये भौतिक तत्व हो गए, कब्जे के अंतर्गत भौतिक तत्व है, ठीक है। भौतिक तत्व के अंतर्गत ये पॉइंट हो गए 4 आपके, ठीक है। हाँ, अब कब्जे के दूसरा आवश्यक तत्व है मानसिक तत्व, ठीक है। कब्जे का दूसरा आवश्यक तत्व क्या है? मानसिक तत्व, ठीक है। इसमें क्या पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। यानी इसमें पहला है दावा अन्यन्य हो, दावा अन्यन्य हो, यानी एक्सक्लूसिव, या कहीं भी कोई भी दावा हो सकता है, वो दावा लेकिन अन्य को अपराजित करने का होना चाहिए। किसी अन्य को, यानी किसी की भूमि है तो इस भूमि पर या संपत्ति पर कोई व्यक्ति दावा कर सकता है, लेकिन जब तक किसी अन्य को अपराजित ना किया जाए, यानी किसी अन्य व्यक्ति को इसकी भूमि से अलग ना किया जाए, तब तक वह मानसिक तत्व के अंतर्गत कब्जे के रूप में नहीं देखा जाएगा, ठीक है। तो दावा अन्य होना चाहिए, यानी अन्य किसी को अपराजित करने का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है वस्तु अभिरक्षा के तौर पर हो सकती है, यानी कस्टडी के रूप में भी हो सकती है। जैसे गिरवी रखी गई वस्तु, तो गिरवी रखी जो वस्तु है वो मानसिक रूप से उसके कब्जे के अंतर्गत है, वो कब्जा माना जाएगा मानसिक तत्व के अंतर्गत, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कब्जे के लिए अन्य व्यक्ति की नियुक्ति। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से कब्जा नहीं कर पा रहे तो आप कब्जे के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति, जैसे एजेंट की नियुक्ति कर देंगे, ठीक है, तो वो भी मानसिक तत्व के अंतर्गत कब्जे में आएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है आशय न्यायोचित हो ये जरूरी नहीं है, यानी किसी वस्तु को कब्जे में लेने के लिए उसका आशय न्यायोचित हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन जब कब्जे में कर लिया हो, उसके कब्जे में हो, तब न्यायपूर्वक देखा जाएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट है आशय सामान्य हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई विशिष्ट आशय हो किसी भी चीज को कब्जे में लेने के लिए कि उसका आशय विशिष्ट रूप से देखा जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कुछ बातें थी मानसिक तत्व के अंतर्गत, ठीक है, जो मानसिक तत्व के कब्जे को अधिरूपित करते हैं, ये बात है, ठीक है। हाँ, अब कब्जे के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं, ठीक है, ये मामले काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें एक बार देख लेना। मैं एक समझा देता हूँ कि कब्जे के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण केस है, ठीक है। तो इसमें पहला हम देख लेते हैं टेवर बनाम जैनी। टेवर बनाम जैनी के केस में क्या हुआ था, इन्होंने एक व्हेल मछली पकड़ी थी, ठीक है। अब ये व्हेल मछली जो पकड़ी थी, तो इसे उन्होंने पकड़ने के बाद में जिस जगह पर, जिस तालाब पर किनारे वो मछली पकड़ी थी, तो वो इसके कब्जे के अंतर्गत मानी गई, क्योंकि ऐसा कहा गया इस मामले में कि जब वो मछली पकड़ रहे थे तो उस एरिया पर या उस जगह पर उनका पूरा कब्जा था, ठीक है, तो वो मछली पर उनका कब्जा माना गया, ठीक है। दूसरा है रेग बनाम रिली का केस। रेग बनाम रिली, यानी इस मामले में क्या हुआ कि एक व्यक्ति अपनी भेड़ों को लेकर जा रहा था, ठीक है। अब उसकी भेड़ों के झुंड में अन्य व्यक्ति की भेड़ आकर मिल जाती है, और वो क्या करता है, जबकि जो अन्य भेड़ आकर मिली है वो किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे वाली भेड़ थी, उसके कब्जे वाली भेड़ थी। अब वो क्या करता है, सभी भेड़ों को बेच देता है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति पर जिसने ये भेड़ बेची हैं उस पर चोरी का आरोप लगाया जाता है और अपराधी माना जाता है, क्योंकि वो जो भेड़ उसने बेची है उसके कब्जे में ना होकर अन्य व्यक्ति के कब्जे की वस्तु थी, ना ही उसका वो ऐसा कोई आशय था, ठीक है, तो उसे अपराधी माना गया, ठीक है। नंबर 3 मैरी बनाम ग्रीक का मामला। ये इसमें क्या होता है कि एक बड़े क्या है कि पुरानी दराज खरीदता है और एक उस दराज में गुप्त एक उसमें जगह होती है, उसमें क्या कुछ पैसे रखे होते हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है, उन पैसों को निकाल के उनको यूज में ले लेता है, अपने यूज में ले लेता है। तो यहाँ भी उसे चोरी का अपराधी माना जाता है, क्योंकि वो जो पैसे थे वो किसी के कब्जे वाले पैसे थे या किसी अन्य के कब्जे वाले पैसे थे, उन पर उसका कोई अधिकार नहीं था, ठीक है। चौथा केस है आर बनाम हेडसन का केस, ठीक है। इसमें क्या है, एक व्यक्ति को एक लिफाफा प्राप्त होता है, ठीक है, लिफाफा प्राप्त होता है जो किसी अन्य के नाम से होता है, वो उस लिफाफे को कुछ समय तक नहीं खोलता है, ठीक है, यानी उसका उस लिफाफे के संदर्भ में उसको लेने का कोई आशय नहीं होता है, ठीक है।
हाँ, तो लिफाफे को नहीं खोलता है, ठीक है, लेकिन अब उसका आशय भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि कब्जे के लिए आशय भी होना चाहिए। अब बाद में उस लिफाफे को खोलकर उसमें एक चेक मिलता है, उसे उस चेक मिलता है, उस चेक को वो यूज कर लेता है। तो इस केस में भी उस व्यक्ति को जिसने चेक यूज कर लिया उसे अपराधी माना जाता है, उसे चोरी का अपराधी माना जाता है। और ठीक है, इस तरह से ये आपका आर बनाम हैंसन का केस है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कब्जे के प्रकार। कब्जे के प्रकार, ठीक है, तो कब्जे के मुख्य रूप से 6 प्रकार देखे जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है मूर्त एवं अमूर्त कब्जा। मूर्त कब्जा कैसे? मूर्त कब्जे में मुख्य रूप से भौतिक वस्तुएं जैसे भूमि, वाहन, यानी हम जिसे छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है, उन वस्तुओं पर कब्जा माना जाता है, वो मूर्त वस्तुओं के कब्जे के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मूर्त कब्जा और अमूर्त कब्जा। अमूर्त कब्जा यानी जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जिस पर हमारा पूरा पर कंट्रोल नहीं है, वो अमूर्त कब्जा कहलाएगा। लेकिन कुछ हद तक हम उन्हें ज्यादातर अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते ये चीजें, जैसे कि मान के चलो प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, या हवा, ठीक है, ये कुछ ऐसे उदाहरण है जो अमूर्त कब्जे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तत्कालिक एवं मध्यवर्ती कब्जा। तत्कालिक कब्जे वे होते हैं जो तुरंत प्रत्यक्ष रूप से किसी कब्जे में आ जाते हैं, मध्यवर्ती कुछ समय के बाद में आते हैं। जैसे कि मान के चलो कि कोई मालिक बाजार जाकर कोई वस्तु खरीदता है, वो डायरेक्ट उसके हाथ में आ जाती है, तो वो तात्कालिक कब्जा कहलाएगा। लेकिन अगर उसी वस्तु को लेने के लिए वो मालिक अपने किसी नौकर को भेजता है, और नौकर लाकर उस वस्तु को अपने मालिक को देता है, तब पहले नौकर के कब्जे में आई, फिर मालिक के कब्जे में, तब ये मध्यवर्ती कब्जा कहलाएगा। ठीक है, तथ्यतः एवं विधिवत कब्जा। ठीक है, तथ्यतः एवं विधिवत कब्जा क्या होता है? यानी देखो, फैक्टली कोई प्रत्यक्ष रूप से देखें किसी के पास कोई वस्तु तो वो तथ्यतः कब्जे के अंतर्गत आ जाती है, जबकि विधिवत देखा जाएगा तो वस्तु वास्तविक किसकी है, ठीक है, उसके संदर्भ में देखा जाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं, उदाहरण के रूप में इसे देख सकते हैं। कैसे भाई? एक चोर उसने चोरी कर ली, ठीक है, एक चोर ने क्या किया? चोरी कर ली किसी के पॉकेट की, ठीक है, उसने किसी का पॉकेट मार लिया। ठीक है, अब तथ्यतः देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति उसके हाथ में अगर उस पॉकेट को देखे तो वो कहेगा भाई उसकी कब्जे वाली चीज है और उसी का पॉकेट है, तो ये तथ्यतः उसके कब्जे में आ गया। ठीक है, लेकिन अब जिसका ये पॉकेट इसने मारा, चोरी किया, उसके मन में अभी भी वो पॉकेट है कि वो मेरा पॉकेट है और उसमें मेरे पैसे रखे हुए हैं या कुछ भी अन्य चीजें हैं, तो उसको मानसिक रूप से अभी भी उसे मालूम है कि पॉकेट उसका है और किसी अन्य ने उससे चुरा लिया है। तो लीगली या विधिवत देखा जाए तो ये विधिवत कब्जा पॉकेट पर अन्य व्यक्ति का है जिससे इस चोर ने चोरी किया है। ठीक है, तो तथ्यतः कब्जा और विधिवत कब्जा ये समझ में आ गया। ठीक है, हाँ, आणविक कब्जा। आणविक कब्जा क्या होता है? आणविक कब्जा, इसको हम कंस्ट्रक्टिव पोजीशन भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, यानी ये इस तरह से दिखाया या बनाया जा सकता है जिसे कोई अन्य व्यक्ति ये समझता है या ये कुछ समय के लिए मान लेता है कि वो उसके कब्जे वाली वस्तु है। जैसे कि मान के चलो मालिक अपने घर को छोड़कर कहीं चला जाता है, छोड़कर या फिर कहीं किसी काम पर चला जाता है और घर की चाबियां अपने नौकर को दे जाता है। ठीक है, नौकर को दे जाता है, तो यहाँ पर इस स्थिति में नौकर का घर पर आणविक कब्जा हो गया। क्या हो गया? आणविक, कंस्ट्रक्टिव, यानी मालिक के द्वारा उसको एक तरह से इस प्रकार की हालत बना दी गई कि नौकर को ये महसूस होने लगा कि उसका आणविक कब्जा है। इसे कंस्ट्रक्टिव कब्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, समवर्ती कब्जा, यानी समवर्ती कब्जे के अंतर्गत एक ही समय में समवर्ती कब्जे के अंतर्गत एक ही समय में दो व्यक्तियों का एक वस्तु पर कब्जा समवर्ती कब्जा कहलाता है। सेम समय में, ठीक है, एक ही समय में, ठीक है, ये समवर्ती कब्जा कहलाता है। प्रतिकूल कब्जा, प्रतिकूल कब्जे को हम इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है, कि मान के चलो कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, तो अन्य व्यक्ति की जमीन पर इसने ये कब्जा किया है, मान के चलो ये वाई की भूमि है और एक्स ने इस पर कब्जा कर लिया है।
तो ये प्रतिकूल कब्जे के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो अपने दावे पेश करेगा, ये अपने दावे पेश करेगा, लेकिन एक्स का यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से इस पर कब्जा होना चाहिए, ठीक है, और निरंतर होना चाहिए, तब ये प्रतिकूल कब्जे के अंतर्गत आएगा। यानी ये कब्जा एक्स के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, क्योंकि वाई कह रहा है कि ये भूमि मेरी है, प्रतिकूल कब्जा है, और इसके लिए इसको निरंतर कम से कम 21 वर्ष तक अपना कब्जा बनाकर रखना पड़ेगा, ठीक है, तब ये इस कब्जे को एक तरह से हासिल कर पाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये था आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, कब्जे के संदर्भ में, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।